एवरीवन वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ इजी इक्विटी विद आकाश। सो आज का टॉपिक है हाउ टू इंक्रीज योर एरिया ऑफ कॉम्पिटेंस इन स्टॉक मार्केट्स। सो इस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे, बट बिफोर स्टार्टिंग ऑफ डिस्क्लेमर कि मैं बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकता हूँ इसमें, लूँगा भी नंबर्स में भी, कंपनीज बताऊँ या कुछ भी, तो आप उसको एज अ लर्निंग एक्सपीरियंस लो, प्लीज़ उसको बाय सेल रिकमेंडेशन मत लो। छोटा सा डिस्क्लेमर रखता हूँ बट आपको तो समझ आई होगा। प्लीज़ डोंट एक्ट ऑन इट लाइक दिस, बाय सेल मत करो आप, प्लीज़ समझो चीज़ों को, मेरा वो काम नहीं है, मैं सेबी रजिस्टर्ड हूँ। सो ऑन दैट नोट लेट्स स्टार्ट दिस ऑफ। सो पहले समझते हैं एरिया ऑफ कॉम्पिटेंस होता क्या है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आप समझो कि कॉम्पिटेंस क्या होता है, मतलब आप जो चीज़ कर सकते हो, आप जिसके लायक हो करने के लिए, आप आपके पास जिसकी स्किल्स है, तो वो कॉम्पिटेंस हो गया, ठीक है। तो एरिया ऑफ कॉम्पिटेंस मार्केट्स में बेसिकली हो जाता है ना, कि जो चीज़ें आपको समझ आती है, या फिर मार्केट्स छोड़ो, आप ऐसे इन जनरल भी लेके चलो। लेट्स से आपका कोई स्किल है कि आप अच्छा मैथ्स पढ़ते हो, आपको अच्छा मैथ्स आता है, अच्छा पढ़ा सकते हो, तो आपका एरिया ऑफ कॉम्पिटेंस हो गया मैथ्स। मैथ्स में भी हो सकता है कि 500 टॉपिक्स होंगे, ठीक है, लेकिन आपको आता है लेट से ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से आती है, अलजेब्रा आती है, तो आपकी एरिया ऑफ कॉम्पिटेंस होगी ये दोनों चीज़, ठीक है। किसी शेफ के लिए हो जाएगा एरिया ऑफ कॉम्पिटेंस खाना बनाना, एंड उसमें भी बहुत सारी चीज़ें होंगी कि उसे लेट से इटालियन खाना अच्छा बनाना आता होगा, इंडियन खाना अच्छा बनाता होगा, तो वो उसका एरिया ऑफ कॉम्पिटेंस हो जाता है, राइट। जैसे मेरे लिए क्या है कि मैं मार्केट्स देखता हूँ, तो मेरा एरिया ऑफ कॉम्पिटेंस मार्केट्स हो जाएगा, उसमें भी कुछ एक सब पार्ट्स होंगे, सारे तो नहीं हो जाएंगे, राइट। तो ये होता है एरिया ऑफ कॉम्पिटेंस। एंड मार्केट से ये रिलेटेड क्यों है, क्योंकि क्या होता है ना, मैं हमेशा देखता रहता हूँ, इनफैक्ट मेरे फ्रेंड्स से भी बात होते रहते हैं, काफ़ी फ्रेंड्स हैं मेरे, तो जो भी इन्वेस्ट करते हैं, या तो वो लोग क्या करते हैं ना, फ्लो में कहीं पे भी कर लेते हैं इन्वेस्ट, या फिर कुछ भी ट्रैक करने लग जाते हैं जो उन्हें समझ भी नहीं आता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी बहुत सारी चीज़ चली हुई हैं कि डेटा सेंटर बहुत हाइप में बना हुआ है, ठीक है, बीच में सोलार चली थी, राइट। फिर ईपीसी कंपनीज, तो ऐसे हर बार कुछ ना कुछ आता रहता है कि ये हाइप बना हुआ है, वो ये है वो है, बट आपको क्वेश्चन अपने आप को करना है कि क्या वो आपका एरिया ऑफ कॉम्पिटेंस है कि नहीं, ठीक है, पहला चीज़। तो आपको कैसे समझ आएगा, लेट से आप मैं आपको पूछ लूँ कि आपको एक लेट से कोई एक सोलर कंपनी XYZ बहुत पसंद आ गई, राइट, एंड आपने उसे खरीद लिया, राइट। बट मैं अगर आपको पूछूंगा, या आप अपने आप को खुद को पूछोगे कि आपको उसका बिजनेस मॉडल समझ आता है, कि आपको पूरी उसकी वैल्यू चेन समझ आती है, पूरी नहीं भी तो एटलीस्ट 70-80% 60% कुछ समझ आती है। सो अगर आप उसका क्वेश्चन का आंसर अगर नो है, तो वो आपका एरिया ऑफ कॉम्पिटेंस में आता ही नहीं है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से लोगों को कैसे शुरू करना चाहिए पता है, कि आपको जो समझ आती हैं चीज़ें, जो सबसे इजी चीज़ें होती हैं, सबसे इजी बिजनेस होती है, जैसे फॉर एग्जांपल आप मेरा जाके देखोगे वीडियोस, पुराने सारे वीडियोस, तो मेरा एरिया ऑफ कॉम्पिटेंस ना कंजम्पशन है, ठीक है। तो कंजम्पशन क्यों, क्योंकि मेरे को बहुत इजीली समझ आती हैं चीज़ें। अब कंजम्पशन में ही बहुत सारे अलग अलग इंडस्ट्रीज़ होंगे, जैसे लेट से डेयरी हो गई, FMCG हो गई। अब FMCG में बहुत सारी होगी, खाने पीने की चीज़ें हो जाएगी, जैसे एक कंपनी है होएक फूड्स करके, वो आटा चावल दावल स्पाइसेस नॉन प्रिजर्वेटिव वाली हाई क्वालिटी की ऑर्गेनिक चीज़ें बनाती है, ठीक है। फिर लेट से डेयरी हो गई, तो डेयरी में काफ़ी कंपनीज़ है, वैदीलाल है जो आइसक्रीम बनाती है, कृषिवॉल है जो डेयरी प्लस कैश्यू वगैरह मतलब ड्राई फ्रूट्स में है, ठीक है। फिर आप ले लो एक PCL करके, वो ड्राई फ्रूट्स में है, और डेयरी में क्या आ जाएगी, हेरिटेज फूड्स आ जाएगी। तो फिर यही मतलब सारी डेयरी वाली है। तो वही है ना कि आप धीरे धीरे जैसे पढ़ते रहोगे, तो आपका एरिया ऑफ कॉम्पिटेंस बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा एरिया ऑफ कॉम्पिटेंस हो जाता है। अब कंजम्पशन में भी, और मैं 2-3 एग्जांपल ले लेता हूँ जस्ट टू मेक इट मोर क्लियर। सो आप लेट्स से हॉस्पिटल भी ले लो, तो हॉस्पिटल भी कंजम्पशन नहीं हुआ ना, क्योंकि आप उसको कंज्यूम कर रहे हो सर, मतलब ऐसे देखा जाए तो हर चीज़ कंजम्पशन हो गया, बट ये धीरे धीरे कंज्यूम हो रही है, इसकी चीज़ें मतलब रेट से बढ़ रही है कंजम्पशन वगैरह, तो वही होता है। अब ये सब मेरे लेट से 3-4 एरिया ऑफ कॉम्पिटेंस हो गई। अब इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं क्या करूँगा ना, मैं जाके उस सेक्टर के 4-5 प्लेयर को पकड़ूंगा, उसके बारे में पढ़ूंगा, क्या चीज़ें हैं, नंबर्स देखूंगा, कौन कॉल पढ़ूंगा। कौन कॉल पढ़ने के बाद जो मैनेजमेंट रन कर रहा है बिजनेस, वो अपने नोट्स बताएगा कि ऐसी चीज़ें हो रही हैं, वैसे हो रही है, ये चीज़ ख़राब है, ये चीज़ अच्छी है, राइट। तो उससे मेरा एक मेंटल मैप बनते रहेगा, माइंड में एक मॉडल बनते रहेगा, वो हॉस्पिटल में या फिर लगेज इंडस्ट्री या कोई कोई भी इंडस्ट्री में चीज़ें कैसी हो रही है, ठीक है, वो बनती रहेंगी, राइट। एंड इसमें भी लेट से 4-5 जो प्लेयर है ना, जो टॉप प्लेयर होंगी, लेट से अब इसमें भी आपको क्या अप्रोच रखना है ना, जो टॉप प्लेयर है इन टर्म्स ऑफ मार्केट का, बाई मीन इन टर्म्स ऑफ सेल, जो बड़ा प्लेयर है, मतलब मैं ग्रोथ की बात नहीं कर रहा हूँ अभी, जो सबसे बड़ा प्लेयर है, आप उसके जाके कॉन कॉल में जाके पढ़ो क्या चीज़ है। तो वो क्या है ना, कि जो बड़ा प्लेयर है वो आपको आगे बताएगा कि मार्केट में क्या चल रही है उसके बिजनेस में। वो लोग बताएंगे कि क्या हेडविंड्स आ रहे हैं, क्या टेलविंड्स आ रहे हैं, क्या मार्केट शिफ्ट हो रहा है, क्या नया चीज़ आ रहा है, क्या ख़राब चीज़ आ रहा है, क्योंकि आप लेके चलो ना, जो बड़ा प्लेयर होता है उसके पास पैसे हैं, वो पूरा एंड टू एंड मार्केट को चला रहा है 15-20 साल से, राइट। सो आपको वो चीज़ें समझने आने लगेगी। देन आप फिर फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लेयर में जाके देखो कि वो उसमें एप्लीकेबल हो रहा है कि नहीं, वो कुछ अलग टोन बता रहा है कि नहीं, कुछ नई चीज़ें हो रही है कि नहीं, कुछ चीज़ों को वो अच्छे से कर रहा है कि नहीं। तो धीरे धीरे क्या होगा ना, आप जैसे जैसे पढ़ते जाओगे, तो आपका एरिया ऑफ कॉम्पिटेंस बढ़ते जाएगा, या फिर आप ऐसा बोल लो कि आपके जिस फील्ड में एरिया ऑफ कॉम्पिटेंस है वो और स्ट्रांग होते जाएगा, आपको लेट से कोई एक इंडस्ट्री का ज़्यादा पकड़ होने लगेगा। तो उसके बाद क्या होगा ना, आप अगर पैसे उसके बाद डालोगे,
तो आपको अच्छे से चीज़ें समझ आने लगी कि हाँ ये अच्छा है कि नहीं, हाँ ये ख़राब है कि नहीं। सो ये एक होता है, ये एक तरीका होता है। दूसरा तरीका होता है ना एरिया ऑफ कॉम्पिटेंस इंक्रीज़ करने का, मतलब हाउ टू इंक्रीज एरिया ऑफ कॉम्पिटेंस, जो मैंने टाइटल में लिखा है कि क्या होता है ना कि जैसे आपने एक इंडस्ट्री पढ़ लिया, अब उसके बाद आपको कॉन्फिडेंस आने लगे कि हाँ ये चीज़ें अच्छी हो रही है, तो अब मैं दूसरा इंडस्ट्री पकड़ूंगा या फिर उसमें ही सब इंडस्ट्री पकड़ूंगा। जैसे मैं कंजम्पशन का बता रहा था, मैंने लेट से डेयरी पढ़ लिया, फिर मैं पढ़ रहा हूँ कि लेट से सिनेमास करके पढ़ रहा हूँ, एक कॉम्प्लेक्स करके है, उसके बारे में पढ़ रहा हूँ, ठीक है। फिर जाके हॉस्पिटल इंडस्ट्री पढ़ रहा हूँ, फिर जाके मे बी होटल इंडस्ट्री पढ़ रहा हूँ। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके एरिया ऑफ कॉम्पिटेंस आपको बढ़ाना होता है, ताकि नए अपॉर्चुनिटीज मिले, नए लर्निंग्स मिले, एंड अकॉर्डिंगली आप अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेक कर पाओ। सो यही मेरा मोस्टली काइंड ऑफ एक अप्रोच रहता है कि एरिया ऑफ कॉम्पिटेंस कैसे बढ़ाने का, ठीक है। तो आप अगर वही देख लो कि अगर आपको समझ आता है, डेटा सेंटर समझ आता है या सोलार समझ आता है, ईपीसी समझ आती है, तो आप जाके लो ना, तब आपको क्या दिक्कत है, मतलब तब तो अच्छा ही बात है। लेकिन वही है कि अगर आपको नहीं समझ आ रहा, आप ले लोगे एंड उसके बाद चीज़ें अच्छी हो जाएगी। इसके बाद भी दो सिनेरियो होगा, लेट से आपने पैसे बना लिए, ठीक है, और एक दूसरी सिनेरियो होगी कि आपने पैसे नहीं बनाए, ठीक है। तो दोनों सिनेरियो मेरी तरफ से खराब है कि बताता हूँ। अगर आपने पैसे नहीं बनाए तो आपको चिड़चिड़ापन होगा, आपके पैसे जाएंगे, आप दिमाग खराब हो जाएगा आपका, राइट। एंड ये काइंड ऑफ एक अच्छा ही सिचुएशन है। और लेट से आपने पैसे बना लिए किसी और की बात पे सुन के, तो अब क्या होगा, नेक्स्ट टाइम आपको लगेगा कि हाँ वो जो बोल रहा है या जो भी सुन रहा हूँ वही राइट बात है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम आप ज़्यादा पैसे डाल दोगे, तो हो सकता है पहले जितने लॉस होते उससे ज़्यादा लॉस हो गए, एंड लॉस तो स्टार्टिंग में हुआ था। तो मतलब दोनों ही केस में ना काइंड ऑफ एक काइंड ऑफ आप बोरोड कन्विक्शन पे किसी और चीज़ के सुन के या फ्लो में आके हाइप देख के अगर आप इन्वेस्ट करोगे विदाउट कीपिंग दैट थिंग इन टू योर एरिया ऑफ कॉम्पिटेंस, आप उस पर बिना वर्क किए, तो वैसे वर्क नहीं करता इन्वेस्टिंग मेरे हिसाब से। सो दैट इज़ वन थिंग। मैं कुछ कुछ एग्जांपल्स दूंगा तो आपको धीरे धीरे हाँ समझ जाएगा। चलिए कुछ कॉल का कंपनी का नोट्स पढ़ के समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपनी है कृषि कॉल करके, वो उसने बोला था कि ये मैंने पुराने वीडियोज़ में भी कर किया, उसने बोला था जैसे कि उनकी आइसक्रीम वो 20-25% आइसक्रीम का सेल्स करते हैं। लास्ट ईयर उन्होंने एक मेल्टन मेलो करके ब्रांड को एक्वायर किया था, एंड उनकी 1 लाख लीटर पर डे की काइंड ऑफ कैपेसिटी है आइसक्रीम बनाने की, वो 25,000 यूज़ कर रहे हैं। अब जो बड़ी ब्रांड है एंड ये भी आई थिंक ना लास्ट ईयर इनका बेस क्योंकि ऑलमोस्ट काइंड ऑफ जीरो था, तो इधर कुछ अच्छा ग्रोथ आया, मतलब 10-15 गुना ऐसा, मतलब बहुत अच्छा ग्रोथ आया। तो उसको तो नॉर्मलाइज ही आप ले लो क्योंकि लास्ट ईयर था ही नहीं। तो इस बार अब इसको मैं कंपेयर करूँगा हेरिटेज फूड के साथ। तो हेरिटेज फूड आके बोल रही है कि भाई मेरा 4-5% पोर्टफोलियो आइसक्रीम का है, एंड मेरी 25,000 लीटर पर डे की काइंड ऑफ कैपेसिटी है, वो गर्मी में जाके पिक आउट करती है, एंड तो इसके लिए हम लोग उसको एक्सपेंशन कर रहे हैं। तो अब वही देखो ना, बड़ा प्लेयर आके बोल रहा है कि भाई मैं एक्सपैंड करूँगा। अब एक्सपैंड भी क्यों करूँगा, क्योंकि आइसक्रीम में मार्जिन ज़्यादा है, तभी आप एक्सपैंड करोगे ना नया बिजनेस, तभी जाओगे जब आपको मार्जिन ज़्यादा दिख रही है। वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है, मिल्क बिकता है लेट से 30 रुपये 35 रुपये हाफ लीटर, 70 रुपये लीटर लेट से, आइसक्रीम बिकेगा में भी 200-300-400, थोड़ा सा वैल्यू ऐड करके, राइट। तो मार्जिन ज़्यादा है तो आप उसको बढ़ाना चाहोगे। अब इधर वही देख लो कि बड़ी जो प्लेयर है वो 25,000 बोल रही है, कृषि वाल का 1 लाख है। तो अब मेरा एरिया ऑफ कॉम्पिटेंस बढ़ गया ना, मुझे समझ आ गया कि भाई ये तो 1/4 है इसका, ये और ये जो कृषि वॉल है वो 4x है इसका, मतलब ये 1 लाख है, ये 25,000 है, एंड ये 25,000 कर ले रहा है अभी, और ये गर्मी में जाकर 25,000 करता है। अब ये लेट से नया प्लांट जाकर बैठाएगा इसको बढ़ाने के लिए, तब तक तो ये इसकी ऑलरेडी फंक्शन करके में भी ज़्यादा बढ़ जाए, इसको बढ़ने में भी टाइम लगेगा, क्या पता ये मार्केट खा जाए जाके, राइट। आई एम जस्ट मेकिंग स्टफ अप कि मैं बना रहा हूँ कि हो सकता है ऐसा हो जाए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हो जाएगा, बट आपको इसी को तो आपको ट्रैक करना पड़ेगा ना एग्जीक्यूशन को, कि क्या चीज़ें चल रही हैं, कैसे चल रही हैं। तो यही मोस्टली हो जाता है, राइट। अब जैसे मैं और एक दो एग्जांपल लेता हूँ, हमने जितनी भी अभी कंपनीज पढ़ी हैं, तो अब क्या होता है ना इंडिया में, मतलब इंडिया का इनफैक्ट जो भी आप बिजनेस ट्रैक करते हो तो 2 पार्ट्स में होता है साल, एक फर्स्ट हाफ होता है, सेकंड हाफ होता है। फर्स्ट हाफ में मानसून आती है आपकी, सेकंड हाफ में आपकी फेस्टिविटीज़ वगैरह आ जाती है, ठीक है। तो फर्स्ट हाफ में मानसून की वजह से ना ऐसे ही बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती नहीं है, जैसे कंस्ट्रक्शन ठीक से नहीं होगी, और जैसे फॉर एग्जांपल सबके लिए अलग है, सब इंडस्ट्री के लिए थोड़ा अलग होता है। मोस्टली क्या होता है ना, सेकंड हाफ में ज़्यादा सेल्स आती है, ठीक है, क्योंकि फेस्टिव सीजन भी रहता है। फर्स्ट हाफ में मानसून का थोड़ा इफेक्ट कम हो जाता है, फेस्टिव कैसे वजह से थोड़ा बेस ज़्यादा हो जाता है, तो 40-60 ऐसे कुछ काइंड ऑफ रेशियो रहता है। बट अभी मेरे को रिसेंटली समझ आया पढ़ के कि जो लेट्स से आप हॉस्पिटल इंडस्ट्री लो, हॉस्पिटल इंडस्ट्री थोड़ा एंटी है, वो फर्स्ट हाफ में ज़्यादा करता है, क्योंकि जब मानसून होती है तो तबीयत ज़्यादा खराब हो जाते हैं। तो अब ये मेरा एरिया ऑफ कॉम्पिटेंस में आ गया, अब मेरे ये माइंड में चला गया, अब मैं भूलूंगा नहीं ज़िंदगी भर, क्योंकि मुझे पता है ना कि जैसे सर्दी खांसी हो जाती है, बचपन से सबको ही होती है, मतलब सबकी तबीयत खराब कभी ना कभी तो हुई होगी। तब ये मुझे पता चल गया। अब मैं जब नंबर्स को मैच करूंगा, लेट से 2 कंपनी है, मैं इस बार मैं रैंडम एग्जाम्पल ले रहा हूँ, लेट से 2 कंपनी है, उसने फर्स्ट हाफ में लेट से 60% ग्रोथ कर दिया, और दूसरी कंपनी ने फर्स्ट हाफ में फ्लैट किया या ±5-10% किया, तो आपको फर्स्ट कंपनी ज़्यादा अच्छी लग जाएगी ना, कि भाई पीक सीजन में वो 60-70% अच्छा कर दिया, इसने तो पीक सीजन में कुछ नहीं किया। सो धीरे धीरे ऐसे ही आप चीज़ों को पढ़ते रहोगे, अपने दिमाग में डालते रहोगे, तो आपकी एरिया ऑफ कॉम्पिटेंस बढ़ती जाएगी। अब डेयरी इंडस्ट्री ले लेते हैं, डेयरी इंडस्ट्री ने अब प्रोडक्ट्स क्या ले लो, मिल्क ले लो, मिल्क पूरे साल बिकता है,
ठीक है। और उसमें समर में क्या होता है कि प्रोडक्शन कम हो जाती है, ठीक है। एंड उसके साथ अगर लेट से एक्सटेंडेड मानसून हो जाएगी तो फिर प्रोडक्शन और कम हो जाएगी, सेकंड हाफ में भी कम होने लगेगी। जैसे कुछ कुछ कंपनीज अभी बोल रहे थे कि मिल्क के प्राइसेस बढ़ गए बिकॉज ऑफ दिस रीज़न ओनली, राइट। तो ये अब मुझे समझ आ गया कि वैल्यू चेन में अच्छा मानसून बढ़ गई थी। एंड जो काउस वगैरह होते हैं उनकी भी तबीयत ख़राब हो जाते हैं। एंड समर में तो दूध कम मिल ही रही थी और ऊपर से मानसून में भी कम हो गई, तो मिल्क के प्राइसेस इस रीज़न से बढ़ गए, ठीक है। ये एक चीज़ समझ आए। ऊपर से आप देख लो कि सेकंड हाफ में चीज़ें बिकनी चाहिए, तो पनीर हो गया वो ऑल सीजन प्रोडक्ट है, मिल्क ऑल सीजन प्रोडक्ट है। बट कर्ड जो है, कर्ड है आपका काइंड ऑफ समर में ज़्यादा बिकती है। दही, छाछ वगैरह, बटर मिल्क समर में ज़्यादा बिकेगी। सेकंड हाफ में ठंड में लोग ज़्यादा कर्ड नहीं खाएंगे, बट उसके कंपैरिजन में आइसक्रीम लोग ज़्यादा खा लेंगे क्योंकि आइसक्रीम ज़्यादा टेस्टी होती है, राइट। अब वही देखो कि दूधला करके एक ब्रांड है, उसकी क्या है कि जो कर्ड वाली पोर्टफोलियो ना काफ़ी ज़्यादा है, वो वैल्यूएडेड पोर्टफोलियो ज़्यादा बनाते नहीं है। तो वही बात है ना, अब कर्ड आप ज़्यादा बनाओगे, कर्ड मिल्क ज़्यादा बेचोगे, मिल्क की प्राइसेस बढ़ जा रही है, आप उसको पास ऑन नहीं कर पा रहे हो। अब कर्ड सेकंड हाफ में आपकी ज़्यादा बिकेगी नहीं, तो वो भी एक सीन हो जाती है कि भाई क्या चीज़ है। तो ऐसे धीरे धीरे आपका एरिया ऑफ कॉम्पिटेंस बढ़ते जाता है, राइट। तो वही मैं बोलता हूँ कि जितना आप ट्रैक करते रहोगे, धीरे धीरे ट्रैक करते रहोगे, पोर्टफोलियो को बनाते रहोगे, मतलब इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो तो ठीक है, इन्फॉर्मेशन पोर्टफोलियो बढ़ाते रहोगे। एक सेक्टर में आप 4-5 कंपनी पढ़ोगे, बड़ी कंपनी पढ़ोगे, फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी पढ़ोगे, थोड़ी बैड कंपनी भी पढ़ोगे जस्ट टू मेक कंपैरिजन, तो आपको चीज़ें समझ आने लगी। एंड उसके बाद आप क्या करोगे, एक कंजम्पशन आपने लेट से पकड़ लिया या एक कोई सेक्टर पकड़ लिया, अब उसके पास वाले आप दूसरे सेक्टर को पकड़ोगे, देन उसके पास जाके देखोगे कि क्या चीज़ें चल रही है, लोगों से इंटरेक्ट करोगे, पढ़ोगे, नंबर्स देखोगे, कौन कौन फॉलो करोगे, तो धीरे धीरे क्या होगा ना, आपका एरिया ऑफ कॉन्फिडेंस बढ़ते जाएगा। एंड इसके बाद क्या होगा ना, आपको एक काइंड ऑफ एक मोटिवेशन भी मिलने लगेगा, आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आने लगेगा कि मैं इसमें लूँ कि नहीं लूँ, पोजिशन लूँ कि बनाऊँ कि नहीं बनाऊँ। एंड मेरा एक टिप क्या रहता है ना, अगर आपको किसी कंपनी को अच्छे से ट्रैक करना है तो आप 1 या 2 शेयर लेकर रख लो। उससे क्या होगा ना, आपकी वॉच लिस्ट में दिखते रहेगा, आप रोज एक बार पोर्टफोलियो खोल के देखोगे, वीक में एक बार खोल के देखोगे, तो आपको समझ आएगा अच्छा ये, हाँ ये स्टॉक मैंने लिया था, चलो इसको पढ़ते हैं, चलो इसको ट्रैक करते हैं, चलो इसको स्क्रीनों में जाके देखते हैं। तो एक काइंड ऑफ अच्छे काइंड ऑफ एक्टिविटी हो जाता है, मैं ऐसा करता हूँ। लेकिन कुछ कुछ कंपनीज होती है जैसे एसएमई, तो मुझे एसएमई कंपनीज काफ़ी अच्छी लगती है, उसको आप एक एक पीस में नहीं ले सकते, तो आप उसको फिर मत लो, आप उसको फिर अलग से ट्रैक करो। सो ये एक आप एक मेथड अपना सकते हो। बट हाँ, एरिया ऑफ कॉन्फिडेंस बनाने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े एक्टिव इन्वेस्टिंग आप नहीं कर सकते। और अगर आपको आउटपेस रिटर्न, आउटस्मार्ट रिटर्न बनाने हैं मार्केट में, so that kind of work you have to do. So on that note, let's keep it till here. काफ़ी बड़ा लंबा वीडियो हो गया, बट हाँ, लेट्स गेट एंगेज ऑन दिस। एंड आप कमेंट करो, बताओ, आप लोग कमेंट नहीं करते हो, कुछ नहीं समझ आया तो बताओ, विल आई ट्राई टू क्लैरिफाई इट। ओके, ठीक है, ऑन दैट नोट लेट्स कीप इट टिल हियर।